नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज जो अपन बात करेंगे हाड़ौती का पठार यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का चौथा भाग है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इससे पहले अपन एक बार नज़र डालें कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? पहले एक बार अपन इसको भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है और ये जो हमारा भारत है कि भारत के कौन से भौतिक भाग का ये माना जाता है, यानी भारत के कौन से भौतिक भाग का ये अवशेष माना जाता है। ये जो भाग है ये कौन सा भाग है? जिसे अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार आया हुआ है इसी का भाग है कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के अंदर। तो पहली चीज़ तो यहीं पर क्लियर हो गई कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो हमारे राजस्थान के अंदर है वो भारत के कौन से भौतिक भाग का अवशेष है? तो आप कहोगे प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद अगर अपन देखें इस प्रायद्वीपीय पठार को लावा का पठार भी कहा जाता है, यानी इसे क्या कहते हैं? लावा कहा गया, लावा का पठार। मित्रों याद कीजिए, इसे लावा का पठार क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा इस पठार का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी से जो निकलने वाला पदार्थ होता है जब वो धरातल के ऊपर प्रवेश करता है तो लावा कहलाता है, और जब तक वो जमीन के अंदर रहता है यानी आंतरिक भाग के अंदर होता है तो वो कहलाता है मैग्मा। यानी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, और इस प्रायद्वीपीय पठार के इधर जो आया हुआ है महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर पठार है कौन सा? जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। और जो दक्कन का पठार है इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा लावा का पठार है। यानी इस दक्कन के पठार के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है मित्रों, कैसी मिट्टी मिल रही है? वो काली मिट्टी। यानी दक्कन के पठार का ही अग्रिम भाग यानी विस्तार जो आया हुआ है ये आया हुआ है इस यहाँ पर इस तरफ मध्य प्रदेश के अंदर। और इसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। यानी हमने चर्चा की कि जो ये दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार का अग्रिम भाग कौन सा हुआ? ये हुआ कौन सा? मालवा का पठार। और अगर इस मालवा के पठार का अग्रिम भाग की बात करेंगे अपन, कौन सा मिल रहा है? यानी जो इस तरफ आया हुआ है राजस्थान के अंदर, ये कौन सा पठार है? ये है हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार। इसे कहते हैं हाड़ौती पठार। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यानी दक्कन का पठार, मालवा का पठार, मालवा के पठार का अग्रिम भाग हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर। क्लियर यहाँ तक? अब अपन बात करें कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को राजस्थान के मैप में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है राजस्थान के कौन से भाग के अंदर आया हुआ है। देखिए
ये जो राजस्थान है ये दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई दक्षिण, और ये जो दिशा है कौन सी, धौलपुर की तरफ जाओगे तो ये मिल रही है अपन को पूर्वी। और अपन ने पढ़ा कि ये जो भाग है यहाँ से ये पूरा का पूरा धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में कौन सा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में बूंदी, और बूंदी के बाद में यहाँ से सीधा कौन सा, चित्तौड़गढ़। और ये जो भाग यहाँ से बाहर निकलता है और ये जो भाग कहलाता है कौन सा, अपन कह सकते हैं ये जो भाग है दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर जो फैला हुआ है, यानी इसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा, यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब मित्रों याद रखना कि ये जो भाग है, इस भाग के अंदर हमने कहा यहाँ जो वर्षा होती है कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी ये राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और यही हम बात कर रहे थे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भारत के कौन से भौतिक भूभाग का अवशेष माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पूछा जाता है भाई कौन से भाग का अवशेष माना जाता है, तो अपन कह सकते हैं इसको किसका, दक्कन के पठार का भाग। क्लियर। अब अगर अपन यह समझे कि इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण, यानी ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका वर्गीकरण। अब मित्रों यहाँ एक चीज़ और पूछूं मैं अगर आपसे, यह हम बात कर रहे हैं पठारी, यानी पठार किसे कहते हैं, पठार की परिभाषा क्या होगी, पठार किसे कहा गया है। तो देखिए पठार, हम यह बात किसके कर रहे हैं कि पठार, तो आप कहोगे कि वो भूभाग जिसकी धरातल पर चौड़ाई, वो भूभाग जिसकी धरातल पर चौड़ाई अधिक हो तथा ऊपरी भाग पर वह समतल भूभाग हो। यानी ऊपर से कैसा हो, समतल हो, किसके समान हो, अपन कह सकते हैं टेबल के समान, मेज की आकृति में हो। लेकिन मित्रों कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर ये जो ऊंचाई है पठार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितने मीटर की ऊंचाई पर हो, तो अपन कहेंगे 500 मीटर की ऊंचाई पर। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पठार। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों से। यानी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, अपन बात कर रहे हैं पठार की। भाई पठार किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ ले कि पठार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, कितने मीटर की ऊंचाई वाला भाग है जो पठार कहलाता है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कम से कम कितने, 500 मीटर की ऊंचाई। क्लियर यहाँ तक, तो पठार की बात समझ में आ गई। और ऊपर से उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल समतल भूभाग वो दिखाई देना चाहिए, वो क्या होगा, पठार होगा। अब हम बात करें यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग है। पहला जो भाग नजर आ रहा है वो कौन सा होगा, वो होगा मित्रों यहाँ पर विंध्यन कगार। कौन सा होगा, विंध्यन कगार, यानी हम कह सकते हैं विंध्यन स्वरूप। क्लियर, पहला जो भाग है। अब इसको मैप में अगर अपन समझे, यानी अगर अपन बात करें यहाँ पर ये कौन सा जिला नज़र आ रहा है आप लोगों को, यानी जो ये जिला मिल रहा है ये झालावाड़ है। और इसके बाद में हमने देखा ये कौन सा जिला है, यानी मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे झालावाड़। कौन सा, झालावाड़ जिला यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद हमने कहा कि दूसरे नंबर पर ये कौन सा आया हुआ है, ये आया हुआ है यहाँ पर 12। कौन सा, 12। क्लियर यहाँ तक, यानी झालावाड़ 12। इसके बाद अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा जिला नज़र आ रहा है हमें, कोटा। कौन सा, कोटा। ये जो है कौन सा, कोटा। इसके बाद अगर अपन देखें तो कौन सा जिला नज़र आ रहा है, ये जो जिला है बूंदी। कौन सा, बूंदी।
इस जिले को कहते हैं बूंदी। और ये जो भाग आ रहा है कौन सा, ये चित्तौड़गढ़, कौन सा, चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ जिला भी इसमें थोड़ा बहुत इसका भाग आता है। क्लियर है तक? तो अपन सीधी सी बात करें कि झालावाड़, बारा, कोटा और ये बूंदी, अगर इन 4 जिलों की बात करें, यानी सिर्फ इन 4 जिलों की बात करें, इन 4 जिलों के अंदर जो फैला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कौन सा प्रदेश कहते हैं? तो ये जो प्रदेश है इन 4 जिलों में फैला हुआ उसे कहते हैं हम कौन सा? दूसरा जो भाग है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा? हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती पठार कहते हैं। तो समझ में आ गई होगी। यानी पूछा जाता है कि हाड़ौती पठार राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा 4 जिले मुख्य रूप से। कौन कौन से? पूरे के पूरे 4 जिले, यानी जो झालावाड़ है 1, बारा 2 और कोटा और बूंदी, ये 4 जो जिले हैं, इन 4 जिलों के अंदर जो फैला हुआ प्रदेश है वो कहलाता कौन सा? हाड़ौती का पठार। क्लियर है? और इसका जो निर्माण हुआ, इसी का जो निर्माण हुआ ये लावा निर्मित पठार भी है। कैसा? लावा निर्मित पठार है। और जब लावा निर्मित पठार है तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है। अपन कह सकते हैं यहाँ की जो मिट्टी मिल रही है वो मिट्टी काली मिट्टी मिल रही है। क्लियर आता है? यानी एग्जाम में हमारे से क्या पूछा जाता है कि काली मिट्टी राजस्थान के कौन से भौतिक स्वरूप में फैली हुई है, तो हमारा आंसर होगा हाड़ौती का पठार, जहाँ पर काली मिट्टी फैली हुई है। मित्रों याद रखना, इस काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस मिट्टी को कहते हैं कौन सी? वल्टीसोल्स मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी वल्टीसोल्स मिट्टी राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो हमारा आंसर होगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार राजस्थान के मुख्य रूप से कितने जिलों में फैला हुआ है, तब हम बात करेंगे 4 जिले। क्लियर? इसके बाद लेते हैं अपन कौन सा? विंध्यन कगार। यानी विंध्यन कगार क्या होता है? इसका मतलब विंध्यन कगार, हमने कहा कि राजस्थान और एमपी, इधर इस तरफ जो पर्वत आया हुआ है, कौन सा पर्वत आया हुआ है मित्रों? वो आया हुआ है विंध्यन पर्वतमाला। कौन सा? विंध्यन पर्वतमाला आया हुआ है। और इस विंध्यन पर्वतमाला का ही भाग, इस विंध्यन पर्वतमाला का ही भाग हमारे राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलता है। क्लियर आता है? और कौन सा भाग अगर अपन देखेंगे मुख्य रूप से कौन सा? ये पूरा का पूरा जो नजर आ रहा है कौन सा? धौलपुर जिला। इसके बाद अपन यहाँ जाएंगे तो कौन सा? करौली। और इसके बाद यहाँ गए अपन तो कौन सा मिला? यानी मुख्य रूप से जो 3 जिले नज़र आ रहे हैं अपन को, इन 3 जिले के अंदर जो फैला हुआ है उसे हम कहते हैं कौन सा? विंध्यन कगार। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे तो कौन सा जिला नजर आएगा अपन को? या आगे चलेंगे तो कौन सा जिला मिल रहा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद आगे देखेंगे अपन तो कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। यानी हम कह सकते हैं कि विंध्यन जो कगार है मुख्य रूप से राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 5 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से 5 जिले मित्रों? यहाँ पर देखिए नंबर 1 जो नज़र आ रहा है कौन सा? हमने देखा धौलपुर। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने कहा धौलपुर के बाद कौन सा मिल रहा है, तो हमने कहा करौली। करौली के बाद तीसरे नंबर पर हमने देखा कौन सा मिल रहा है? सवाई माधोपुर। क्लियर यहाँ तक? और चौथे नंबर पर हमने देखा कि कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। और इसके बाद 5वें नंबर पर हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा जिला नज़र आ रहा है, तो हमने कहा चित्तौड़गढ़। इन 5 जिलों के अंदर फैला हुआ है उसे कहते हैं अपन विंध्यन कगार कहा जाता है। क्लियर? यानी ये विंध्याचल पर्वतमाला का ही अवशेष है, विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला का अग्रिम विस्तार कहाँ तक आया हुआ है या कौन कौन से जिलों के अंदर फैला हुआ है, तो अपन की बात करेंगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। क्लियर? तो हमने कहा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर?
और 2 भागों के बाद में हमने देखा कि कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर विंध्यन कगार है और कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर दक्षिण पूर्वी यानी हाड़ौती का पठार आया हुआ है। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें कि भाई इस विंध्यन कगार के अंदर अगर ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, उसकी बात अपन आगे करते हैं। तो देखिए, यानी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं नंबर 1, कौन सा? नंबर 1 यानी विंध्यन कगार। विंध्यन कगार, और विंध्यन कगार में सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे किसका भाग माना जाता है, तो ये जो भाग माना जाता है ये माना जाता है विंध्याचल पर्वतमाला का। किसका? विंध्याचल पर्वतमाला का। विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। तो अब हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ आती है सब कि अगर ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है तो हमें यहाँ पर अवशेष तो मिलने चाहिए, हमें यहाँ पर अवशेष मिलने चाहिए कि कौन कौन से अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि इसका जो विस्तार है, किन किन जिलों के अंदर इसका विस्तार है, तो हमने कहा कौन कौन से जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो नंबर 1 जो बात हुई हमारी धौलपुर, कौन से? धौलपुर के अंदर है। फिर हमने कहा धौलपुर के अंदर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लिया कौन सा? करौली। तीसरे नंबर पर हमने कहा कौन सा है? सवाई माधोपुर। चौथे नंबर पे हमने कहा कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका थोड़ा भाग कौन सा आ रहा है, हम बूंदी को भी इसमें मान लेते, थोड़ा सा भाग इसमें मिलता है। इसके बाद फिर हमने कहा कौन सा जिला, इसमें प्रतापगढ़ के अंदर भी थोड़ा बहुत भाग मिल रहा है। इसके बाद अगर अपन देखेंगे इसमें कौन सा? चित्तौड़गढ़। क्लियर यहाँ तक? यानी अगर ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है तो इसमें अवशेष कौन कौन से नज़र आ रहे हैं हमें। तो देखिए, आपसे पूछा जाता है कि धौलपुर से किस प्रकार का पत्थर निकलता है, यानी जो लाल पत्थर है कि धौलपुर से लाल पत्थर। इसके बाद पूछा जाता है करौली से किस प्रकार का पत्थर निकलता है, तो अपन कहेंगे करौली से गुलाबी पत्थर। और सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर लिखे सवाई माधोपुर में अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सवाई माधोपुर में यहाँ पर सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर अपन लिख रहे हैं एक चीज सवाई माधोपुर। और कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? आप कहोगे रणथंभौर। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यानी हम बात कर रहे हैं रणथंभौर में जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला दोनों एक दूसरे से मिलती है। क्लियर यहाँ तक समझ आ गई? यानी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से कि हम अगर बात करें कि अपन से पूछे कि अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आपस में राजस्थान के कौन से जिले में एक दूसरे से मिलती है, तो हमारा आंसर होगा सवाई माधोपुर। और अगर पूछे कौन से अभ्यारण्य के अंदर, तो रणथंभौर राष्ट्रीय वन्य जीव जो अभ्यारण्य आया हुआ है उस अभ्यारण्य के अंदर ये दोनों एक दूसरे से विभाजित होती है। क्लियर? इसके बाद अगर अपन से पूछे बूंदी से
बूंदी से क्या निकलता है, अपन कह सकते हैं सलेटी पत्थर। बूंदी से सलेटी पत्थर निकलता है। इसी तरह पूछा जाता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जो क्या निकलता है, तो आप पता ही होगा केसरपुरा, केसरपुरा तथा मानपुरा। केसरपुरा तथा मानपुरा से क्या निकाला जाता है, आप कहोगे यहाँ पर क्या निकलता है, हीरा निकलता है। क्लियर? यानी केसरपुरा तथा मानपुरा से जो निकलता है, क्या निकलता है, हीरा निकलता है। तो पूछा जाता है कि हीरे का उत्पादन राजस्थान के कौन कौन से जिले में या कौन से जिले में सर्वाधिक होता है, तो अपन कहेंगे प्रतापगढ़ के अंदर। इसके बाद में फिर अगर अपन से बात करें कि चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ वाला जो भाग हमने बात कर ली, इसके अलावा अगर पूछे कि और कौन से, तो याद कीजिए यहाँ पर कौन सा जिला मिला था हमें, कहा कि भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कहाँ से, भीलवाड़ा के अंदर जो बिजोलिया है, उस बिजोलिया में, याद कीजिए बिजोलिया शब्द आते ही आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि बिजोलिया, और बिजोलिया में क्या हुआ था मित्रों, यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा, किसान आंदोलन। यानी बिजोलिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कह सकते हो कि किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था मित्रों, 1897 से, और कब तक चला था, 1941 तक। कितने वर्षों तक ये चला था, 44 वर्षों तक। क्या है ये भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, यानी भारत का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला था, ये 44 वर्ष तक चला था। याद रखना, किस शब्द को लेकर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, बिजोलिया शब्द को लेकर। ठीक है, और हमने कहा कि बिजोलिया से क्या निकलता है, बिजोलिया से यहाँ पर जो पटिया है वो पटिया निकलती है। केले ये सभी जो प्रमाण है, ये सभी जो अवशेष है, वो किसके अवशेष माने जाते हैं, वो माने जाते हैं किसके अवशेष, विंध्याचल पर्वतमाला के। क्लियर यहाँ तक? और इस विंध्याचल पर्वतमाला के जो अवशेष है उसे हम क्या कहते हैं, विंध्यन कगार। क्या कहते हैं मित्रों, विंध्यन कगार कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। आगे होगी समझ में? यानी एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है। अब एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है देख लीजिए एक बार, कि एग्जाम में पूछा जाता है हम अपन से कि धौलपुर से कैसा पत्थर निकलता है, लाल पत्थर। करौली से कैसा पत्थर निकलता है, तो गुलाबी पत्थर। और सवाई माधोपुर के अंदर हमने कहा कि सवाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर के अंदर दोनों एक दूसरे से विभाजित होती है। बूंदी से कैसा पत्थर निकलता है, तो हमने कहा सलेटी पत्थर। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ के केसरपुरा और मानपुरा से जहाँ से हीरा निकलता है। और इसके बाद फिर हमने कहा कि भीलवाड़ा बिजोलिया से पटिया निकलती है। और भीलवाड़ा बिजोलिया के अंदर सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जो सबसे शांति प्रिय किसान आंदोलन था। बिल्कुल शांति से हुआ, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। तो ये किसकी बात कर रहे थे अपन, विंध्यन कगार की बात कर रहे थे। क्लियर यहाँ तक? तो ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर देख लेना। क्लियर? अब आगे चलते हैं मित्रों, अपन बात करते हैं किसकी, अपने कहा कि हाड़ौती का पठार, जिसका दूसरा भाग है हाड़ौती का पठार। और हमने कहा कि ये जो हाड़ौती का पठार है, राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर फैला हुआ है हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार जो राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो अपन कहेंगे 4 जिलों में फैला हुआ है। कितने? 4 जिलों में फैला हुआ है। क्लियर? अब इसके अलावा कि ये जो 4 जिले हैं कौन कौन से, इनको अपन एक बार फिर मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जो है इसमें फैले हुए हैं। देखिए, यानी केवल हाड़ौती के पठार की बात करें अपन कि हाड़ौती का जो पठार है राजस्थान के कौन कौन से 4 जिलों के अंदर फैला हुआ, देखिए
यानी अपन 4 जिलों को ले लेते हैं सबसे पहले। ये कौन सा है? झालावाड़। ये कौन सा है? बारा। इसके बाद ये कौन सा है? कोटा। कोटा के बाद हमने कहा ये कौन सा है? ये बूंदी। और इसके बाद ये कौन सा है? चित्तौड़गढ़ की बैसरोडगढ़ तहसील। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, यानी हमने इस भाग की बात कर लेते हैं कि कौन सा भाग है, इसको देख लीजिए। हमने कहा कि ये जो जिला कौन सा मिल रहा है यहाँ पर? झालावाड़। कौन सा जिला मिल रहा है? बारा। कौन सा जिला है? कोटा। और कौन सा जिला है? बूंदी। मुख्य रूप से 4 जिले। ये जो तहसील है किसकी है? ये चित्तौड़गढ़ की बैसरोडगढ़। अब देखिए मित्रों, अब अगर अपन बात करें कि हाड़ौती का जो पठार है, इसी पठार को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं लावा निर्मित पठार। लावा निर्मित पठार। और इस भाग के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली जो मिट्टी है मित्रों, वो किसके लिए उपयोगी है? काली जो मिट्टी है वो कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? किस किस फसल के लिए लाभदायक है? तो देखिए, हमने कहा इस काली मिट्टी, और काली मिट्टी को हमने कहा इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहते हैं? वर्टिसॉल्स। ठीक है। और फसलों के लिए उपयोगी कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती है? यानी इस प्रदेश के अंदर हमने कहा वर्षा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो देखिए, पहली कौन सी मिल रही है अपन को? गन्ना। इसके बाद हमने कहा कौन सी? कपास, सोयाबीन, अफीम, धनिया, गन्ना, कपास, सोयाबीन, अफीम, धनिया सभी कौन से प्रदेश के अंदर बोई जाती है? तो अपन कहेंगे हाड़ौती का पठार। इस भाग के अंदर ये फसलें बोई जाती है। और इस मिट्टी की और क्या विशेषता है कि इसमें अपन लिख सकते हैं, इसमें कम निराई गुड़ाई, कम रासायनिक खाद, कम निराई गुड़ाई, कम रासायनिक खाद तथा इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ तक? यानी ये जो मिट्टी पाई जाती है इसमें कम निराई गुड़ाई, कम रासायनिक खाद तथा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ तक? अब मित्रों अपन यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अलावा हाड़ौती के पठार के अंदर क्या क्या चीज़, कौन कौन से भाग यहाँ पर हमें और देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, इसमें आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसमें पूछा जाता है नंबर 1, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, हाड़ौती का पठार। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ मिलेगी अपन को? देखिए, एक इसी प्रदेश के अंदर अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर मिल रही है अपन को मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की
पहाड़ियाँ मिल रही। अब मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर मिलेगी, तो कौन से जिले के अंदर है। मैप में अगर अपन देखें कि ये जो भाग है कौन सा, ये जो भाग आया हुआ है ऊपर, ये कौन सा, झालावाड़ जिला। और इस झालावाड़ जिला और कोटा के अंदर इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ है उसे क्या कहते हैं अपन, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ है उन पहाड़ियों को कहते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। याद कीजिए, क्लियर यहाँ तक। यानी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो आई हुई है किन किन के बीच में है, तो अपन कहेंगे कि ये जो है यानी झालावाड़ से कहा जाते हैं अपन, कोटा जाते हैं, तब इसके बीच में ये पहाड़ियाँ मिलती है। क्लियर, यानी ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आई हुई है। इसके बाद और पूछा जाता हमारे से एग्जाम की दृष्टि से, क्या पूछा जाता है इसमें कि ये जो इधर क्या आया हुआ एमपी, और इस यहाँ पर जो है ये जो भाग है यहाँ पर, ये झालावाड़ जिले के अंदर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नंबर 2 गंगधर प्रदेश। दूसरा भाग कौन से जिले में मिलेगा मित्रों, ये मिल रहा है हमें झालावाड़ के अंदर। कौन से जिले के अंदर, झालावाड़ के अंदर मिल रहा। क्लियर, किन किन के बीच में, तो अपन कहेंगे एमपी, मध्य प्रदेश, ये पूरा का पूरा इधर, और ये राजस्थान का कौन सा, झालावाड़ जिले के अंदर। तो ठीक है, यहाँ की जो उच्च भूमि है उसे कहते हैं गंगधर प्रदेश, यानी उच्च भूमि को। इसी के साथ आगे बढ़ते अपन, अगर इस भाग में जाते अपन, तो यहाँ पर तीसरी जो भाग यहाँ पर मिलेगी इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मिलती है कौन से जिले के अंदर, बारां के अंदर इस प्रकार की पहाड़ियाँ मिलती है। ये कौन सी पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है, बारां के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो ये जो पहाड़ियाँ है ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी, रामगढ़ पहाड़ी। क्लियर, और इस जो पहाड़ी रामगढ़ पहाड़ी का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ, ये जो पहाड़ियाँ है उल्काओं के टकराने से, किसके द्वारा, उल्काओं के टकराने से इस प्रकार की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद मित्रों एक चीज और मिलती है इसी भाग के अंदर, कि अगर अपन इस प्रदेश के अंदर जाते हैं तो एक क्या आएगा, बूंदी, और बूंदी के अंदर यहाँ पर ये जो बूंदी है, बूंदी के अंदर यहाँ पर एक पर्वत आया हुआ है, और उस पर्वत को बूंदी में किस नाम से जाना जाता है। यानी हम कहें इसी प्रदेश के अंदर कौन सी चीज़ मिल रही है, तो यहाँ पर बूंदी के अंदर जो पर्वत आया हुआ कौन सा, जिसे कहते हैं आडावाल पर्वत कहा जाता है। कौन से जिले में है ये आडावाल पर्वत, अपन कहेंगे बूंदी के अंदर आया हुआ है। क्लियर आता है। यानी हम जो बात कर रहे हैं कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं, हाड़ौती का पठार। कि हाड़ौती का जो पठार है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी अलग अलग भाग का। हमने पहला का आडावाल पर्वत, आडावाल पर्वत कौन से जिले में है, आपने कहा बूंदी के अंदर आया हुआ। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो भाग है, और ये आपको पता ही होगा ये जो आडावाल पर्वत यहाँ पर बूंदी के अंदर आया हुआ है। और हमने कहा फिर कि यहाँ पर जो आगे मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ आई हुई है, ये किन किन के बीच में आई हुई है, तो ये आई हुई है आपके कोटा और झालावाड़ के बीच में। और फिर हमने कहा कि गंगधर प्रदेश जो राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है। फिर हमने कहा रामगढ़ पहाड़ी जो कहाँ पर आई हुई है, बारां के अंदर आई हुई है। इस प्रकार की इसका जो निर्माण किसके हुआ, उल्काओं के द्वारा हुआ। मित्रों याद रखना यहाँ पर एक चीज़ और, अगर अपन देख लेते हैं इस मैप के अंदर, कि ये जो प्रदेश अभी हमने कहा था कि ये बूंदी वाला, ये जो पूरा का पूरा जो भाग है यहाँ पर, ये क्या आया हुआ आपके विंध्यन कगार, क्या है, विंध्यन कगार आया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इस विंध्यन कगार के समानांतर, विंध्यन कगार के समानांतर क्या आया हुआ है, आडावाल पर्वत। आडावाल जो पर्वत है वो विंध्यन कगार के समानांतर आया हुआ है। और ये जो भाग है, अब एक बार वापस अपन इस मैप के माध्यम से देखते हैं अपन कि ये जो भाग है आपके आया हुआ कौन सा, ये जो पूरा का पूरा भाग ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी जानकारी और है, अपन उसको देख लेते हैं मैप के माध्यम से, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिसे कहते हैं कि ये जो भाग है कौन कौन से अंदर फैला हुआ है। आप कहोगे देखो मैप में समझते अपन कि
इस मैप के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर है, तो देखिए मित्रों, ठीक, यानी हमने कहा कौन सा, ये जो भाग है धौलपुर, और धौलपुर के बाद फिर हमने कहा ये कौन सा भाग है, करौली, करौली के बाद कौन सा है, सवाई माधोपुर, ठीक है। यानी ये जो भाग है जिला कौन सा, धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में कौन सा, सवाई माधोपुर। और इसी भाग के अंदर हमने कहा ये जो आया हुआ है, यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ इस प्रकार से, इसके समानांतर, विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर होते हुए एक प्रकार की एक भ्रंश है, क्या है, भ्रंश है। और उसी भ्रंश को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार का ये भ्रंश है। यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, एग्जाम में पूछा जाता है GBF, यानी ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं महान सीमांत भ्रंश, महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, महान सीमांत भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है महान सीमांत भ्रंश राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर है, तो मित्रों याद कीजिए कौन सा जिला आ रहा है यहाँ पर, यानी ये पूरा का पूरा जो भाग है, हमने कहा कौन सा, ये जो जिले हैं तीन, इन तीन जिलों के अंदर जो फैला हुआ जिसे कहते हैं महान सीमांत भ्रंश। कौन कौन से तीन जिले हैं, देखिए नंबर 1 कौन सा मिल रहा है, हमने कहा धौलपुर, और धौलपुर के बाद हमने कहा दूसरे नंबर पर कौन सा, करौली, और करौली के बाद फिर हमने कहा तीसरे नंबर पर कौन सा, सवाई माधोपुर। इन तीन जिलों के अंदर जो फैला हुआ है उसे कहते हैं महान सीमांत भ्रंश। और इसमें कौन सा जिला मिल सकता है, तो ऑप्शन के आधार पर आपको करना, बूंदी मिल सकता है इसमें, और कौन सा मिल सकता है इसमें, चित्तौड़गढ़ जिला भी इसमें मिल सकता है। क्लियर यहाँ तक। और महान सीमांत भ्रंश क्या होता है, अब अपन एक बार देख लेते हैं कि ये जो भ्रंश है, इस भ्रंश का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं भ्रंश। मित्रों देखिए, इस भ्रंश शब्द का जो अर्थ होता है, क्योंकि ये जो प्लेट है, अगर अपन देखें कि ये जो कोई भी प्लेट है, मुख्य रूप से कितने प्रकार की सीमाएं होती है, हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं मित्रों, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहली जो सीमा होती है उस सीमा को क्या कहते हैं, अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा। इसके बाद दूसरे नंबर पर होती है उसे क्या कहते हैं, अपसारी सीमा, और तीसरे नंबर पर होती है उसे क्या कहते हैं, रूपांतरित सीमा, रूपांतरित सीमा। अब देखिए अभिसारी सीमा का क्या मतलब होता है कि जमीन के अंदर जितनी भी प्लेटें थी, हमने इससे पहले समझा था कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर एक सभी स्थल भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे क्या कहते थे, पैंजिया कहा गया है। और इसके बाद फिर हमने कहा था कि पैंजिया का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। पैंजिया कितने भागों में टूटा था, 2 भागों में टूटा था, और कौन सा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इसके बाद जितनी भी कुल कितनी प्लेटें थी, 7 प्लेटें थी मुख्य रूप से, और इस 7 प्लेटें आपस में क्या करती है, गति करती है। इसी प्रकार से सबसे पहले की बात करें, अगर अपन से पूछे कि अभिसारी सीमा किसे कहते हैं, तो अभिसारी सीमा का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लेटें आमने सामने गति करती है, आमने सामने गति करने के कारण, यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती है तो क्या, कौन सी सीमा होगी, आमने सामने गति करती है तो कौन सी सीमा होगी, वो अभिसारी होगी। और इससे हमेशा किसका निर्माण होगा दोस्तों, इसका जो निर्माण होगा हमेशा क्या बनेंगे, इस प्रकार से जब आमने सामने गति होगी तो बीच वाला भाग क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा, और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर अपन समझे यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर अगर देखें अपन, एक प्लेट इस प्रकार से गति कर रही है, दूसरी प्लेट इस प्रकार से गति कर रही है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करेगी, यानी एक दूसरे की दिशा में गति करेगी, तो यहाँ पर बीच में किसका निर्माण होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपके यहाँ पर दरार आ जाएगी।
यानी बीच वाला भाग तनाव होगा और तनाव होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, किसका निर्माण होगा, यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होगा। भ्रंश का मतलब होता है यहाँ पर मित्रों घाटी का निर्माण होगा। क्लियर यहाँ तक? यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी तो वहाँ पर तनाव की स्थिति होगी, उस तनाव के कारण ही उसे अपन क्या कहते हैं, भ्रंश या घाटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बात की थी, समझना कि हमने कहा कि यहाँ पर कौन सा पर्वतमाला आया हुआ है, तो हमारी बात हुई थी कि इधर विंध्याचल पर्वतमाला है, इधर कौन सा पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। और जब अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों प्लेटें अलग अलग दिशा में गति कर रही थी तो बीच में यहाँ पर किसका निर्माण हुआ मित्रों, ये जो भाग बना है यहाँ पर किसका, इसे कहते हैं अपन भ्रंश का निर्माण हुआ। क्लियर यहाँ पर? और कौन सा भ्रंश पाया जाता है, तो हमारी बात होगी ये है आपके ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट्स, यानी महान सीमांत भ्रंश यहाँ पर पाया जाता है। और यहीं पे पूछा जाता है कि महान सीमांत भ्रंश के किनारे कौन सी नदी, तब आपकी बात होगी इसी भाग पर कौन सी नदी चलती है, तो चंबल नदी। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गई होगी? हम किसकी बात कर रहे थे, अपसारी सीमा के अंदर। अब तीसरा है मित्रों कौन सा, रूपांतरित सीमा। और रूपांतरित सीमा का मतलब क्या होता है, यानी जब कोई प्लेटें, दो प्लेटें, मान लीजिए पहली प्लेट दूसरी प्लेट, दोनों क्या होगी, एक दूसरे के अगल बगल में खिसक जाती है, तो उसे कहते हैं रूपांतरित सीमा। यानी अगल बगल में खिसक जाती है, खिसकती है। अब एक चीज़ और बताऊं, क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, अगर अपन से पूछे एग्जाम में अपन से क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी सीमा के द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कौन सी सीमा, हमने कहा 3 प्रकार की सीमाएं हैं, इन तीनों में से कौन सी सीमा के द्वारा धरातल के ऊपर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब अभिसारी सीमा होगी तो क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा। फिर हमने कहा कि अपसारी सीमा में क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। लेकिन रूपांतरित सीमा जो है तीसरी, उसके द्वारा क्या होगा, धरातल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या समझा, एक बार वापस अपन बात कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने समझा कि सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने कहा कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है भारत के कौन से भौतिक भाग का अवशेष माना जाता है, उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा इसको कि विंध्यन कगार है मुख्य रूप से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है, और ये जो विंध्याचल पर्वतमाला का ही अग्रिम भाग माना जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले से कौन कौन सा पत्थर निकलता है, कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद फिर हमने कहा आगे कि ये जो भाग है कौन सा, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार है जो मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है। और इसी के अंदर हमने बात की थी, इसको मुख्य रूप से आड़ावाल पर्वत है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है, गंगदर प्रदेश है, इसके बारे में अपन की बात हुई थी, और कौन कौन से जिलों के अंदर है। और फिर हमने कहा यहीं पर लेकर कि जो महान सीमांत भ्रंश है वो क्या होता है, भ्रंश, और इस भ्रंश के अंदर जो इसका जो नाम रखा गया GBF वो क्या होता है। तो हमने कौन से प्रदेश की बात की थी, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। और मित्रों यहाँ पर कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाता है, बाकी नॉर्मल चीज़ है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, यानी ये कितने प्रतिशत भाग पर है, तो ये आपके है 6.89% भाग पर फैला हुआ है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर यहाँ तक? तो हम किसकी बात की, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, जो राजस्थान का ये चौथा भाग है। क्लियर यहाँ तक? मिलते हैं अगली कक्षा के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।